आज अयोध्या एक अलग ही स्वरूप में, एक अलग ही रूप में दुनिया के सामने निकल कर आई है और आने वाला भविष्य अयोध्या की वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे भारत का एक नए स्वरूप में नजर आने वाला है। लेकिन ये वर्तमान, ये भविष्य, ये अतीत की कड़ियों से जुड़ाव रखता है और अयोध्या की जब बात हो तो ये कड़ियां और भी मजबूती से जुड़ी हुई होती हैं। प्राचीन अयोध्या कैसी थी, कैसे अयोध्या बनी, अयोध्या की क्या क्या खासियतें हैं, अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा, इन तमाम बातों की जानकारी आपको मिलेगी अद्भुत अयोध्या किताब में, जिसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। और आप अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो अमेजिंग अयोध्या के नाम से पब्लिश की गई किताब में आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं। और इसी अमेजिंग अयोध्या, अद्भुत अयोध्या किताब को लिखने वाली नीना रॉय जी आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीना जी आपका। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इसी सवाल के साथ शुरुआत करूंगी कि अयोध्या क्या है, कैसे बनी और क्या इसका प्राचीन स्वरूप रहा है जो वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में भी मददगार होगा। लोग जनरली राम और सीता की कहानी, दशरथ, युद्ध, लंका के बारे में जानते हैं, पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि जैसे आप वाल्मीकि रामायण में, जैसे आप वाल्मीकि रामायण शुरू करते हैं तो वहां पे श्लोक दिए हुए हैं हमें, और ये श्लोक मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है। अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता मनु ना मानव इंद्रेन या पुरी निर्माता स्वयं। तो इस श्लोक का क्या अर्थ होता है? अयोध्या नाम की नगरी पूरे विश्व में विख्यात है और ये वो नगरी है जिसे खुद मनु जी ने स्थापित किया था। ये आदिपुरी है। आदिपुरी का क्या मतलब होता है? आदिपुरी का मतलब होता है जो सबसे पहले बसाई हुई पुरी है, राइट। और मनु कौन थे? मनु है हमारे वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु कौन है? सूर्य देव के पुत्र है वैवस्वत मनु। तो ये इतना पुराना है हमारा अयोध्या। अच्छा, अब प्रश्न है कि त्रेता युग की अयोध्या कैसी थी? तो त्रेता युग और पुरानी अयोध्या में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, सत्ययुग की अयोध्या और त्रेता युग की अयोध्या। वो डिफरेंस हमें ये बताते हैं कि दशरथ जी महाराष्ट्र विवर्धन, तो उन्होंने महाराष्ट्र इज द ग्रेट राष्ट्र। तो कौन सा राष्ट्र? कोसल का राष्ट्र, कोसल राष्ट्र, उसको एक्सपैंड किया था और अयोध्या को भी एक्सपैंड किया था, ताकि जो इतने सारे लोग यहाँ वहाँ हैं, जो हमारे लोग, अब आप राष्ट्र को एक्सपैंड करेंगे तो लोग भी आएंगे, राइट। तो कैपिटल सिटी को एक्सपैंड किया था ताकि बहुत सारे लोग रह सकते थे। प्राचीन अयोध्या कितनी भव्य थी और उसकी क्या विशेषताएं थी जो आज के समय में वैसी बची हैं, या वापस से उनको जो भी अभी जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है वो कितना मेल खाता है? देखिए, जो अभी अयोध्या है वो तो एकदम अलग है, जो मतलब उसका बसावट बनावट अलग है। वो इसीलिए अलग बसावट बनावट है क्योंकि हम लोग आजकल के ज़माने में वास्तुशास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं। सिटी कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट हम फॉलो, मतलब हमारा ही ज्ञान और हम ही फॉलो नहीं करते। परंतु पुरानी अयोध्या कैसी थी? तो पुरानी अयोध्या वास्तुशास्त्र पर बनी थी और ये ग्रिड पैटर्न लेआउट पे है, राजधानीय लेआउट इसे कहते हैं, और ये पूरा ग्रिड पैटर्न नेटवर्क पे है। ग्रिड पैटर्न नेटवर्क का हमारा क्या मतलब होता है? तो आपने एक मैथमेटिक्स की रूल्ड मैथ का, जब हम छोटे थे तो मैथ का एक रूल्ड नोटबुक आता था ना, उसमें स्क्वायर्स बने होते थे। तो उसी प्रकार के स्क्वायर्स, मतलब तो स्क्वायर्स कैसे होंगे? आप ऊपर से नीचे तक रोड करिए और लेफ्ट टू राइट, सो नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ग्रिड पैटर्न, उसमें आप अपने घर बनाइए। ये अयोध्या का लेआउट था। और उनके घर जो थे वो कहते हैं सुविभक्तेन। अयोध्या जो थी वो सुविभक्तेन, सुविभक्तेन का क्या मतलब है? वेरी नाइसली डिवाइडेड। और वहां पे रो हाउसेस हुआ करते थे, एक रो में सारी। ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं तो आप रोज में चीजें बना रहे हैं, राइट। चाहे आप नॉर्थ टू साउथ एक रो ले लें या ईस्ट टू वेस्ट आप रो ले लें। अच्छा, बहुत लोगों को सुन के आश्चर्य होता है, नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, पहले जमाने के लोग ऐसा करते थे। इतना कैसे? परंतु
परंतु पहले जमाने के लोग हमसे ज्यादा ये सब किया करते थे, हमसे ज्यादा क्लेवर हुआ करते थे। अगर आप ढोलावीरा का भी देखेंगी, और ढोलावीरा का भी मैंने इसमें चित्र दिया है। ढोलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट, सबसे पुरातन एक एक्सकवेटेड साइट है। एक रेक्टेंगुलर सिटी है, ग्रिड पैटर्न नेटवर्क, और इसी को ग्रिड पैटर्न कहते हैं क्योंकि ये ग्रिड में बनता है। हाँ, तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो उसमें आप क्या कहेंगे कि क्या क्या चीजें विकसित की गई थी, कैसे, जैसे शतकनियों का जिक्र भी आपने अपनी किताब में किया है, इनका कैसे उपयोग होता था और कैसे सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या उपाय किए गए थे और क्यों किए गए थे? उसका जो डिफेंस, इंट्रिकेट डिफेंस मैकेनिज्म है जो युद्ध में हम यूज करते हैं, जो युद्ध की स्ट्रैटेजी है, वो उसके डिजाइन में इनकॉर्पोरेटेड है, वो उसके लेआउट में इनकॉर्पोरेटेड है। तो मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। और बाय द वे, लोगों को लगता है कि अच्छा ये पहले होता था, नीना जी क्या बात कर रही हैं। आज भी हम उन्हीं वॉर स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, आज भी हमारी आर्मीज वैसे ही बिहेव करती हैं। तो पहले क्या होता था, हम सब देखिए, कोसल तो राज्य था, जी। तो पहले जमाने में ह्यूमंस की संख्या कम होती थी, तो हम गढ़ों में रहते थे। ठीक है, आज के दिन हम फ्रीली नेशन स्टेट्स में घूमते हैं और हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो अयोध्या को अयोध्या क्यों कहा गया है? तो वाल्मीकि जी हमें वर्णन देते हैं, ये मेरा वर्णन नहीं है, ये वाल्मीकि जी का वर्णन है। और ये इन्हीं सारे वर्णनों से सबसे पहले रामायण शुरू होती है कि अयोध्या ऐसा है, उसमें शतक, वो कहते हैं ये अयोध्या का गढ़ है। गढ़ के आगे एक बहुत बड़ी परिखा है। परिखा का मतलब होता है मोट या खाई, बहुत बड़ी खाई है, खाई। और पुराने जमाने में देखिए परिखा लिखा गया है, और लिखा है वो समतल भूमि पे है। समतल भूमि मींस इवन लैंड, तो अयोध्या इवन लैंड पे है वहाँ। और इवन लैंड पे, जैसे ये नॉर्मल लैंड है, उसके बाद जहां तक अयोध्या का गढ़ है, उसके बाद उन्होंने खाई खोद दी है, बहुत बड़ी खाई खोदी भी है, पहाड़ पे नहीं है। अब आप खोदेंगे और सरयू नदी है तो वो तो भर जाएगी पानी से, राइट। और ये एक जैसे अंकोर वट भी ऐसे ही खुदी हुई है। आप ढोलावीरा देखिए, ढोलावीरा भी ऐसे ही इसी टाइप के, हाँ, इसी टाइप के स्ट्रक्चर में। आप इंपीरियल सिटी देखिए चाइना का, ये भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस डिफेंस स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। तो वो क्यों अपनाते थे? वॉर में पहला रूल होता है वॉर का कि जो आक्रमणी आर्मीज होती हैं, जो आप पे अटैक कर रही हैं या आप उन पे अटैक कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग इज डिवाइड एंड कॉन्कर। तो आप डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे करेंगे, और क्या ऐसी वस्तु है जो आराम से डिवाइड करेगी, आपको उसमें एफर्ट नहीं लगाना है। तो वो गढ़ के चारों तरफ पानी रख देते थे। तो वो इसलिए करते थे कि पुराने जमाने की जो आर्मीज होती थी वो चतुरंगी सेनाएं होती थी। चतुरंगी सेना का मतलब है जिसके 4 अंग है, मतलब इन्फेंट्री आपकी। उसके बाद आपको एक घोड़ा होता है, एक हाथी होती है, और एक रथ होता है। तो रथ पे जनरली हायर ऑफिशियल्स रथ पे रहते थे। अब ये जो 3 हैं, जो 3 हैं, ये जो हैं ये जानवरों से चलते हैं, ठीक है। घोड़ा जानवर, हाथी जानवर, और रथ में घोड़ा फिर से आएगा। एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी जहां आती है न, उसमें हाथी, वो उसमें देखिए इतनी बेसिक थॉट से ये बना है ये। और आजकल क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं रहते हैं तो हमें ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। तो ये उनकी आर्मी को ब्रेक करने को था। अब ये आएंगे नहीं, जानवर आएंगे नहीं, तो कौन आने की कोशिश करेगा? योद्धा आने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ऊपर क्या करते थे? गढ़ के ऊपर आप हमेशा देखिएगा, आज के भी गढ़ों में स्क्वायर्स बने रहते हैं, होल बना रहता है, उस वो देखने के लिए होता है, और तीर कमान मतलब तीर चलाने के लिए होता है। हाँ, उनको तो वो किस सोल्जर को मारने के लिए, वो अगर सोल्जर आ गया तो उसको वो तीर से मार सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिजाइन। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्राचीर इज द रैम्पार्ट। रैम्पार्ट क्या होता है? ऊपर चलने की जगह होती है कोने कोने में जहां से हम शूट करते हैं। कहते हैं प्राचीर पे सैकड़ों शतघ्नियां लगी हुई हैं, शतघ्नि। और ये लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, इसे मिसाइल लिखा गया है। ये मिसाइल इसलिए इसीलिए लिखा गया है क्योंकि आपकी इतनी चौड़ी तो परिखा थी, परिखा के उस पार आपके जानवर खड़े हैं, ठीक है, जानवर और योद्धा खड़े हैं। तो अगर हम प्राचीर पे एक
छोटा मोटा सा रखेंगे या छोटा सा गोला बारूद का रखेंगे और वो नीचे ही हमारे गिर जाएगा परीक्षा में, तो उसका फायदा क्या हुआ? फायदा हम क्या ही है? अपने आप को हम्म। तो that weapon used to launch so that further away from the prachir, further from the jungle, or in the jungle it goes and kills the people, and it kills the animals and it kills the armies. तो अगर आप शतघ्नी का वर्णन देखेंगे, ये सारा मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो शतघ्नी के 2 प्रकार हुआ करते थे और ये इवॉल्व किए, कुछ अपने कंधे पे भी लोग रखते थे और कुछ इस पे रखा जाता था। और शतघ्नी को इस्तेमाल करने के लिए क्लियरली लिखा है यू नीड फायर, अच्छा। आपको अग्नि की जरूरत होती है। तो इसका मतलब वो उसमें बारूद गोला है, बारूद टाइप। हाँ, तो उसमें बारूद रहता था। तो ये बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। अच्छा, अगर आप डीप जाइएगा और मिलिट्री में जाइएगा तो उसमें शतघ्नी का वर्णन है कि इस पे कंटक लगे हुए हैं, कील नहीं, कंटक। तो कंटक, तो अगर कंटक होता है तो कंटक हम इसलिए लगाते हैं, कंटक जैसे कि आपके पास हैंड ग्रेनेड होता है। तो हैंड ग्रेनेड क्या होता है? जब आप किसी पे फेंकते हैं तो वो डेटोनेट करता है या फ्रैगमेंट करता है आफ्टर डेटोनेशन। क्या होता है? उसके टुकड़े टुकड़े टुकड़े, और जो टुकड़ा किसी को पियर्स करता है ना तो वो मर जाता है आदमी, राइट? ग्रेनेड से मरते हैं ना, इतनी छोटी सी चीज है, इट्स सो लीथल, इट कैन किल सो मेनी पीपल, राइट? तो ये यही वर्णन है, और ऐसे ही दूर जाकर के फिर ये ब्लास्ट करती थी। तो ये हमें एक सिक्योरिटी का बताया गया है, और आज भी, आज के दिन भी इंडियन आर्मी सेम टाइप के फॉर्मूलाज यूज करती है। और इंडियन आर्मी में आज मोट की बजाय, क्योंकि हम अपने बॉर्डर्स पे आजकल रहते हैं, विच इज द नेशनल बॉर्डर्स एंड नॉट द सिटी बॉर्डर, तो वो करते हैं डिच कम बंद का यूज, वो डिच खोल देते हैं, वहां खोद देते हैं वहां पे। सो दे हैव दीज मैकेनिज्म्स, दे इमीडिएटली गो एंड क्रिएट डिचेस on the border when there is an approaching army, and that is done so that the tanks cannot come very fast, and when they slow down or when they stop they can be shot and killed. अयोध्या का जब भी नाम आता था सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट। कोई हमें अयोध्या और इन सब चीजों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज बताता ही नहीं था, और हम हर साल दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और जबकि ये इतनी जरूरी चीज है, मतलब एक तो हमारी सभ्यता है, और उस सभ्यता में भी इतना पोटेंशियल है जिससे हम बहुत कुछ इवेलुएट कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से जान लें। बहुत सारे कृतियां लिखी गई हैं रामायण से शुरुआत होकर के तमाम भाषा में, तमाम शैलियों में लिखी गई हैं। अगर किसी को सही तरीके से रामायण समझनी है, पूरी रामायण समझनी है, नॉट इवन अयोध्या, अयोध्या के बारे में पढ़ना है तो आपकी किताब है ये, तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ा जाए तो सही जानकारी, सच्ची जानकारी लोगों तक पहुंचे? देखिए, वाल्मीकि रामायण इज द ओरिजिनल सोर्स। इसका ये मतलब है कि जितनी रामायणें लिखी गई हैं वो सब की सब वाल्मीकि जी के लिखे रामायण को अपना ओरिजिनल सोर्स, वही ओरिजिनल सोर्स है, क्योंकि समकालीन वाल्मीकि थे। वाल्मीकि रामायण के एक इंग्लिश में है, ऑनलाइन काफ़ी आपको मिल जाएंगे संस्कृत डॉक्यूमेंट्स, या वाल्मीकि रामायण.net, और IIT के का है वाल्मीकि रामायण। मैंने 2-3 चीज़ें देखी कि जो इंग्लिश वाले वर्जन्स हैं उनमें शब्दों की कहीं हेरा फेरी हुई है, तो वो शब्द इधर उधर बना देते हैं। मैंने 2-3 अपने लिखे हुए हैं, जैसे कि द्रविड़ शब्द की जगह कुछ और शब्द डाल दिया, मैंने ये देखा है। और अगर हिंदी में कोई पढ़ना चाहता है तो वो गीता प्रेस की रामायण पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में पढ़ेंगे तो वो थोड़ी व्याख्या करके, और उसमें थोड़ी सी वाइट वॉशिंग की हुई है। और मैं जिस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ वो टेलीवाइज्ड वर्जन पे है, क्योंकि देखिए हम सब जनता तक जो पहुंचता है, जनता तक जो पहुंचा है वो टेलीवाइज्ड वर्जन पहुंचा है। सीता जी के सर पे पल्लू है, वह हिंदू औरतें पल्लू नहीं रखती हैं। ऐसा कैसे है कि नॉर्थ में पल्लू है और साउथ में पल्लू नहीं है? ऐसा नहीं है, वो मुगलों के आने के बाद पल्लू था। अच्छा, वो उस जमाने में बनी है जहां पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि भाई बहू आएगी तो घर में सर में पल्लू रखेगी, ठीक है? तो जैसे वो पल्लू रखना। उसके बाद सीता जी का एक कैरेक्टर है, बहुत मीक सा उनको बनाया। मीक सा मतलब शांत, मतलब
बिल्कुल हाँ बोलने वाली नहीं, जो जिसने जो बोल दिया वो सुन लिया, ऐसा दिखाया गया है। ऐसा नहीं है? नहीं, अच्छा। नहीं तो किस, बहुतों का क्या है, उन्होंने सीता जी को उस रंग में ढाला है जैसे उनको शायद मन हो कि ऐसी स्त्री होनी चाहिए। राइट। हम्म। और तो दो तीन चीजें क्या जो मेरे को अलग अलग दिखी, एक तो पर्सनालिटी, फिर रावण को एकदम वाइट वॉश किया गया। रावण ही इज नॉट शोन इन हिज ट्रू डार्क कलर्स। रावण इज अ वेरी डार्क मैन। ये कोई नहीं बताता कि रावण की 1000 पत्नियां थी, एक पटरानी और 1000 पत्नियां, और वो सारी उन पत्नियों को उठा करके लाया था। अच्छा, किसी ने, हाँ, सो ही वॉज एन ये अबडक्टर। वाल्मीकि रामायण में लिखा है? है। हम्म। और वो इसलिए उठाता था ताकि वो जिसके जो है वो उनसे लड़े। और वो फिर अगर लोग, हार जाए तो वो साम्राज्य उनके अधीन हो गया। हम्म। आप समझे मेरी बात। जी। तो वो लोग उसको चैलेंज नहीं कर पा रहे थे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। अच्छा, दूसरी बात है, एक बहुत ही शॉकिंग बात है, मैंने इस पे एक पूरा वीडियो सीरीज बनाया था। वो कहता है सीता जी से, पहले सीता जी को जब उठा करके ले आता है तो उसको उनको बहुत सारे लालच देता है कि तुम्हें जेवर चाहिए, इसको जो चाहिए दे दो, इसको जो चाहिए दे दो। तो बाकी जो लड़कियां थी वो एक्सेप्ट कर लेती थी कि ठीक है, मुझे ये जेवर, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सीता जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म। सीता जी ने कहा मुझे नहीं, ये मैं कुछ नहीं लूंगी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें, और वो बता रहे हैं कि मेरे इतने 300 मिलियन राक्षस हैं, मेरा इतना बड़ा किंगडम है, मैं इतना पावरफुल हूं, मैं इतना ये हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम मेरी पटरानी बन जाओ। यू विल रूल ओवर ऑल दीज विमेन, यू विल हम्म। रूल ओवर ऑल दीज पीपल। हम्म। कहती नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो उनको इस कारण, बिकॉज शी रिफ्यूजेस, पहले उनको वो महल में रखता है, महल दिखाता है, हम्म। बिकॉज शी रिफ्यूजेस तो उनको वो वाटिका भेज देता अच्छा, है ठीक ओपन है। में रहने के लिए, कि हम्म। वो पनिशमेंट के कारण। अच्छा। राक्षसियां तो देखती थी। तो हम्म। अब पहले वो प्रिंसेसेस के साथ रहने की बजाय अब वो राक्षसियों के साथ वाटिका में, और राक्षसियां उसको, और राक्षसियां जो उसको थी वहां पे उसको परेशान करने के लिए थी कि पटी नहीं तो परेशान करके पटाओ। प्रताड़ित करके। हाँ, प्रताड़ित करके इसको मेरे पास भेजो। उसके बाद वो उनको एक थ्रेट देता है, कहता है कि अगर 12 महीनों में खुद अपनी विलिंगनेस से नहीं आई तो मेरे कुक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मुझे हम्म। ब्रेकफास्ट के लिए, मुझे खाने के लिए परोसेंगे। अच्छा, तो ये ये सीन का जिक्र नहीं मिलता कहीं, दिखाया कहीं नहीं नहीं। गया। हाँ, तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं, बट दिस इज व्हाट इट इज सेड। और हम्म। अगर जैसे जैसे अगर आप दूसरे वर्जन पढ़िए, हिंदी वर्जन वगैरह पढ़िए, तो वो उसका मीनिंग चेंज करके लिखते हैं कि कौवों को खिला देगा। नहीं, कौवों को खिला नहीं देगा, वो कह रहा है मैं खाऊंगा, आई विल ईट। और वो क्यों नहीं खाएंगे? अगर आप डिक्शनरी, कोई भी डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो जो ह्यूमंस को खाते हैं, क्योंकि राक्षसों ने सारे मतलब जो भी जितने अपने संत, साधु संत थे, उनको खा खा करके उनके हड्डियों का पहाड़ बना रखा था। और ये हर जगह है कि राक्षस जो थे वो मानवों को हंट करके खाया करते थे। तो फिर राक्षसों के राजा या राक्षसों के महाराज क्यों ह्यूमंस को नहीं खाएंगे? हम्म। आप समझे। तो ये वाला बहुत बड़ा वाइट वॉश है जो मैंने देखा है। अच्छा, अब लोगों का कहना है कि वो तो इतना इंटेलिजेंट था तो वो ऐसे काम नहीं कर सकता था। देखिए, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज इज डिफरेंट देन कॉन्शियंस एंड मोरालिटी। जब ज्यूज का हॉलोकास्ट हुआ था तो इतने सारे ज्यूज को एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया गया था, गैस चेम्बर्स को, उनकी औरतों को, ठीक है। हम्म। तो वो जो कर रहे थे वो तो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यही कर रहे थे ना। तो हम्म। उनकी इंटेलिजेंस क्या हुआ? तो हम किस इंटेलिजेंस को वो रख करके बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता था, वो इंटेलिजेंट था? रॉन्ग। इंटेलिजेंस डजंट इक्वल टू मोरालिटी। हम्म। इंटेलिजेंस इज नॉट इक्वल टू, उस इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज किया जा रहा है, प्रयोग कैसे हो रहा है, ये मायने रखता है। नहीं और है। राम जी को कभी गुस्सा नहीं आता था? रामायण में वाल्मीकि जी जो वर्णन करते हैं राम जी का, जो 16 गुण है, जो नारद और वाल्मीकि जी की कॉन्वर्सेशन होती है, उसमें हम्म। से एक जो का गुण है वो है, और इसे गुण कहा गया है, अननेसेसरी एग्रेशन नहीं कहा गया, राइटफुल एंगर कहा गया है। हम्म। इनका गुस्सा इंद्र से भी ज्यादा है।
तो जब हनुमान जी, और इसका रेपिटेशन है, जब हनुमान जी सीता जी से मिलने आते हैं वाटिका में, जब वो उनसे हम्म। बात करते हैं, तो हम्म। वो पूछ रही हैं, क्या राम जी ने अपने गुस्से में पूरे सागर को नहीं सुखा दिया? हम्म। Why hasn't he done this yet? तो वो क्या कहते हैं अपने गुस्से में? वो कहते हैं कि जो छल, और छल क्या है, मारीच बन करके उसको वहां से ले गए और सीता जी को चुपके से चुराए। तो हम्म। जो छल मेरे साथ हम्म। राक्षसों के राजा ने किया है, हम्म। उसकी पनिशमेंट के लिए मैं पूरे राक्षस वंश को खत्म हम्म। कर दूंगा, मैं पूरे राक्षसों को खत्म कर दूंगा इस दुनिया से। दिस इज नॉट अ मैन हु forgives and forgets. जी। तो Never forgive and never forget. जी, अब तो हम बढ़ते इसीलिए हैं प्राचीन अयोध्या और रामायण से आज की अयोध्या की तरफ। जिस तरह से रीडेवलपमेंट हुआ है पूरे अयोध्या का, चाहे वो एयरपोर्ट की बात कर ले, स्टेशन की बात कर ले, तमाम और जो है लैंडमार्क्स बने हैं, सड़कों का जो चौड़ीकरण हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। तो इससे अयोध्या का आने वाला भविष्य और वहां के जनमानस पर कैसा प्रभाव आपको लगता है कि कितना फायदा पहुंचने वाला है? इस पे जनमानस पे और जनों पे क्या है, देखिए यहाँ पे हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है। इतने सारे हमारे सिटीज हैं इंडिया में जो सिर्फ टेम्पल इकोनॉमी पे चलते हैं। हम्म। टेम्पल इकोनॉमी उसको नाम दे दिया गया है, पर टेम्पल वो आएंगे लोग तो लोगों को बहुत जॉब्स मिलेंगे, हम्म। लोगों को बहुत काम मिलेगा, ठीक है। हम्म। अपना जो स्पिरिचुअली, अपना जो बाकी इमोशनली जैसा भी हम फील करें, भौतिक स्तर पे भी इसका बहुत लाभ होगा। हम्म। यूपी डेवलप करेगी, यूपी के लोग बेहतर होंगे, और यही पूरी फैलता जाएगा, पूरे अपने देश में फैलेगा। और एक स्टेट से अगर हमें फायदा है, एक स्टेट इंटरनेशनल बन जाता है, तो उससे हमें होटल इंडस्ट्री को फायदा होगा, केटरिंग इंडस्ट्री को फायदा होगा, सर्विस इंडस्ट्री को फायदा होगा। अगर आप जाइएगा राम मंदिर, आप फूल खरीदिएगा तो किसी फूल लोकल वाले से के ही। हम्म। लोकल का ही होगा ना। ऐसा हम्म। तो नहीं है, चलिए होटल्स अपने वो ले जाएंगे, अगर इंटरनेशनल होटल्स है तो वो अपने पैसे ले जाएंगे, जो भी हम्म। आप देखिएगा, पर हम्म। बाकी तो लोकल्स का होगा ना। आप बिल्कुल। रोड पे चलिएगा, रोड बनेगा तो लोकल का फायदा होगा ना। जी। आप मुझे बताइए, एयरपोर्ट बना, रोड बना, तो पैसे कहाँ गए? वो हम ही लोगों को तो मिले। हम्म। कोई कोई जी। ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर से आकर के हमने फ्रांस या अमेरिका से लेबर को इम्पोर्ट किया, और वो लेबर हाँ, ने मैन खाना पावर तो बनाया। यहीं के है, यहीं के लोगों को काम मैन मिला। पावर यही, डिजाइन बिल्कुल। यही, हाँ। बिल्कुल। और किस तरह के मैं ये प्रयास कह रही आपको लगते हैं कि अभी करने बाकी हैं? हूँ, देखिए अभी और भी प्रयास बाकी हैं। अगर हमें लगता है कि ये करके खत्म हो गया है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अयोध्या हैज द कैपेसिटी एंड इट हैज द प्रॉमिस। ये प्रॉमिस तभी डिलीवर होगा कि जो ऑफिशियल्स हैं वो हम्म। एक प्लान तरीके से धीरे धीरे अयोध्या को अच्छे से एक्सपैंड करें, उसका लेआउट उसको अच्छे से सुव्यवस्थित करके ज्यादा लोगों की कैपेसिटी के लिए बनाएं। हम्म। It needs to be expanded and it needs to be developed further. बिल्कुल। और आपकी किताब के टाइटल के हिसाब से अद्भुत अयोध्या भारत के एक अद्भुत स्वरूप को निकाल करके दुनिया के सामने पहुंचाना शुरू कर दिया है। और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त के साथ अद्भुत अयोध्या भारत के विश्व गुरु होने का जो सपना है उसको साकार करने में बहुत योगदान देगी, देना शुरू कर चुकी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।